सो हे एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी पॉइंट ड्रामा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैसेज है जीडी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आए हुए हैं, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि नोट बनाइए एंड रिवीजन करिए। गाइस, जितने भी लोग एसएससी जीडी वाले हैं, उनका बहुत कम टाइम बचा है उनके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे गाइस आप बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें जो है सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगी। आपका एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें जो है क्लियर आउट होगी, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो प्लीज इसे एक बार पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इस एसएससी 2025 के जीके जी इसके प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है 1983 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2019 में, या ऑप्शन डी 2003 में। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ताजमहल को जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया वो 1983 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से जितने भी ताजमहल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन्हें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ताजमहल का जो है ये निर्माण जो है ये कब शुरू हुआ, तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि ताजमहल को जो है ये किसने बनवाया था। तो शाहजहां ने मुमताज की याद में, ये सभी आपको पता होगा। लेकिन गैस यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करेंगे इसके निर्माण के बारे में। तो ताजमहल का जो निर्माण जो शुरू हुआ था ये कब हुआ था, तो 1632 में जो है देखिएगा इसका जो है निर्माण शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछा जाता है इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसका निर्माण शुरू कब हुआ था, 1632 में जो है इसका निर्माण शुरू हुआ था। और अगर पूछा जाए कि इसका निर्माण जो है ये पूर्ण कब हुआ था गैस, तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो पूर्ण हुआ था वो 1653 ईस्वी में जो है ये बनकर तैयार हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1653 ईस्वी में जो है इसका निर्माण जो है ये पूर्ण हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, ये जो है आपसे पूछा जाता है कि ये जो है ताजमहल जो है ये किस नदी पर है गाइस, तो याद रखिएगा ताजमहल जो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ताजमहल जो है ये कहाँ है आपका। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, तो याद रखिएगा ताजमहल जो है ये आपके आगरा में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ताजमहल आपके कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ताजमहल जो है ये आपके आगरा में है। और याद रखिएगा ये किस नदी के किनारे है गाइस, तो याद रखिएगा ये भी आपको याद रखना है कि ये जो है आपके यमुना नदी के किनारे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किस नदी के किनारे है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ताजमहल जो है ये यमुना नदी के किनारे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस, जो ताजमहल जो है गाइस याद रखिएगा इसके जो है हम गुम्बद के बारे में बात करेंगे कि कितना जो है ये गुम्बद जो है ताजमहल का ये कितना ऊंचा और कितना चौड़ा है, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगर हम गुम्बद के बारे में बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है गुम्बद की जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है 60 फीट जो है ये ऊंचा है, ये आपको ध्यान रखना है। गुम्बद जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है 60 फीट जो है गाइस याद रखिएगा इसका गुम्बद जो है ताजमहल का वो 60 फीट ऊंचा है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं 60 फीट ऊंचा और चौड़ाई जो है ये कितनी है गैस, तो 60 फीट ऊंचा है। और याद रखिएगा गैस कि 80 फीट जो है गैस याद रखिएगा आपको क्या याद रखना है, 80 फीट जो है ये चौड़ा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 60 फीट जो है ये ऊंचा है और 80 फीट जो है गैस ये आपको ध्यान रखना है। 80 फीट जो है गैस ये आपको ध्यान रखना है ये चौड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 1983 में और कौन-कौन सा स्थल है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया, तो सबसे पहले आपको याद रखना है गाइस ताजमहल है, जो कि जो है आपका 1983 में इसे शामिल किया गया। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस अजंता की गुफा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अजंता की गुफा को जो है ये कब शामिल किया गया गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अजंता की गुफा को जो है गाइस याद रखिएगा 1983 में इसे शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें अजंता की गुफा हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है गाइस एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा को जो है ये कब शामिल किया गया गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एलोरा की गुफा को जो है गाइस याद रखिएगा इसे भी 1983 में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस आपका जो है आगरा का किला, आगरा का किला ये भी आपको याद रखना है, इसे भी 1983 में यानी कि 1983 में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगरा का किला इसे भी 1983 में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 स्थल और है जिन्हें जो है 1983 में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस 2019 में, 2019 में जो है गाइस याद रखिएगा गुलाबी शहर को जो है याद रखिएगा गुलाबी शहर को जो है इसे जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुलाबी शहर जो है आपका याद रखिएगा गुलाबी शहर आपको कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुलाबी शहर जो है गाइस याद रखिएगा आपका जो है जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2019 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस 2010 में जो है ये किसे शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो जंतर मंतर है
जयपुर का, ये आपको ध्यान रखना है। 2010 में जो है ये किसे शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जंतर मंतर जो है ये 5 जगह है, लेकिन सिर्फ एक जगह का जंतर मंतर जो है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो जंतर मंतर जो है ये कहाँ का जंतर मंतर को शामिल किया गया, तो जो जंतर मंतर जयपुर का जंतर मंतर है इसे जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जयपुर आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर जो है ये आपका राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर जो है ये आपका कहाँ है, ये आपके राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो है 2003 में जो है ये किसे शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2003 में जो है आपको याद रखना है भीमबेटका का गुफा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2003 में जो है ये आपको ध्यान रखना है भीमबेटका का गुफा जो है इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भीमबेटका गुफा को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 2003 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें भीमबेटका का गुफा जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भीमबेटका का गुफा जो है ये आपके मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। भीमबेटका का गुफा जो है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, जिसे 2003 में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया, तो आपके ऑप्शन है 2000 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1970 में, या ऑप्शन डी 2005 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केलुचरण महापात्र का जो पद्म विभूषण मिला है, इन्हें 2000 में पद्म विभूषण मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है केलुचरण महापात्र से अगर हम बात करें ये कौन से नृत्य से संबंधित है गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि केलुचरण महापात्र जो है ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। केलुचरण महापात्र जो है ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है दूसरा आपको याद रखना है कि ओडिसी नृत्य को जो है गाइस याद रखिएगा पुनर्जीवित जो है ये किसने किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओडिसी नृत्य को जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है पुनर्जीवित जो है ये किसने किया था। तो याद रखिएगा ओडिसी नृत्य को जो है ये पुनर्जीवित जो किया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है केलुचरण महापात्र ने, तो ये भी पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा केलुचरण महापात्र ने जो है ओडिसी नृत्य को जो है ये पुनर्जीवित किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुनर्जीवित किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओडिसी नृत्य के बारे में यहाँ पे बात करें, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन्हें जो है बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर केलुचरण महापात्र के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्हें जो है गाइस याद रखिएगा इन्हें जो है पद्म श्री मिला है। तो अगर हम बात करते हैं कि केलुचरण महापात्र को जो है गाइस याद रखिएगा इन्हें जो है पद्म श्री कब मिला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। केलुचरण महापात्र को पद्म श्री मिला है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। 1972 में जो है गाइस याद रखिएगा 1972 में जो है इन्हें पद्म श्री मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें इन्हें जो है पद्म विभूषण 2000 में मिला है, तो इन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि केलुचरण महापात्र को जो है पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है 1989 में, यानी कि 1989 में जो है गाइस याद रखिएगा इन्हें जो है गाइस याद रखिएगा इन्हें जो है पद्म भूषण मिला, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो केलुचरण महापात्र को जो है गाइस आपको याद रखना है इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। केलुचरण महापात्र को जो है गाइस याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें कब मिला गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो इन्हें मिला है ये आपको ध्यान रखना है 1966 में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है केलुचरण महापात्र को कब मिला गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो मिला है वो मिला है 1966 में मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस याद रखिएगा केलुचरण महापात्र ने जो है एक संगठन की स्थापना की थी, जो कि पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको याद रखना है कि केलुचरण महापात्र ने जो है ये किस संगठन की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा केलुचरण महापात्र ने जो है ये किस संगठन की स्थापना की थी गाइस, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो याद रखिएगा जो है छात्रों को जो है प्रशिक्षण देने के लिए जो गाइस इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इन्होंने किस किस संगठन की स्थापना की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सृजन की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सृजन की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो केलुचरण महापात्र से आपको इतना याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को जो है किसने पुनर्जीवित किया था, तो याद रखिएगा केलुचरण महापात्र ने जो है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को जो है पुनर्जीवित किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना है गाइस कि जो है केतुचरण महापात्र की जो है शिष्य की अगर हम बात करें कि इसकी जो है शिष्य कौन थी गाइस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें कि केतुचरण महापात्र की जो है ये शिष्य कौन थी गाइस, तो ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है उनका संबंध जो है भरतनाट्यम से भी है, और याद रखिएगा उनका संबंध जो है ये जो है किससे है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना, उनका संबंध जो है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से भी। तो याद रखिएगा यहाँ शिष्य जो थी ये कौन थी गाइस, तो याद रखिएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है गाइस, ये आप लिख लीजिएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये केलुचरण महापात्र की जो है ये शिष्य थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है गाइस, याद रखिएगा केलुचरण महापात्र की जो है ये शिष्य थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले ने, या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राजा राम मोहन राय ने जो है गाइस, याद रखिएगा ये जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं इसकी आत्मीय सभा की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय ने जो है इसकी स्थापना जो है इसकी पूछा जाएगा कि ये जो है कब की थी गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आत्मीय सभा की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय ने 1814 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है ये कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्थापना जो है 1814 ईस्वी में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस ये जो है 1814 ईस्वी में कहाँ की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1814 ईस्वी में जो है ऐसे देखिएगा आत्मीय सभा की स्थापना जो है कलकत्ता में की थी राजा राममोहन राय ने गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ की थी, कलकत्ता में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रश्न पूछा जाता है कि आत्मीय सभा को जो है ये करने का जो है स्थापना करने का जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये स्टेटमेंट देके जो है ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि ये स्टेटमेंट देके प्रश्न लिया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो याद रखिएगा कि अगर जो है हम बात करें कि इसकी जो है याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था गाइस, तो याद रखिएगा धार्मिक सत्य के प्रचार को बढ़ावा देना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था गाइस ये आपको ध्यान रखना है धार्मिक सत्य के, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है धार्मिक सत्य के प्रचार को बढ़ावा देना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। धार्मिक सत्य के प्रचार को बढ़ावा देना जो है गाइस, याद रखिएगा प्रचार को बढ़ावा देना ये आत्मीय सभा का जो है ये मुख्य उद्देश्य था। धार्मिक सत्य के प्रचार को बढ़ावा देना जो है याद रखिएगा, ये जो है आपको ध्यान रखना है बढ़ावा देना, ये आपको ध्यान रखना है इसका जो है मुख्य उद्देश्य था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं guys, कि जो है राजा राम मोहन राय के बाद अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय को जो है याद रखिएगा इसे जो है आधुनिक जागरण का पिता कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक जागरण का पिता जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आधुनिक जागरण का पिता जो है ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आधुनिक जागरण का पिता जो है किसे कहा जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय को। इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले ने जो है याद रखिएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ज्योतिबा फुले से आपको क्या याद रखना है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सत्य शोधक समाज, ठीक है। ये यहाँ पे आप सही से लिख लीजिएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ये ज्योतिबा फुले ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद ने जो है याद रखिएगा ये जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर ने जो है ये किसकी स्थापना की है, तो याद रखिएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है गाइस, याद रखिएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है ये किसने की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है ये देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई है, ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। तो आपके ऑप्शन है 1992 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1994 में, या ऑप्शन डी 1996 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है 1992 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है ये किस अधिनियम के तहत हुई थी गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है गाइस याद रखिएगा 1990 के, ये आपको ध्यान रखना है 1990 के अधिनियम के तहत जो है गाइस याद रखिएगा 1990 के एक्ट के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है किस एक्ट के तहत, तो याद रखिएगा 1990 के एक्ट यानी कि अधिनियम के तहत जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है याद रखिएगा स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है गाइस याद रखिएगा पहली अध्यक्ष जो थी, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है पहली अध्यक्ष कौन थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर बात करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है पहली अध्यक्ष जो थी ये कौन थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना कौन थी, तो पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जयंती पटनायक जो है गाइस याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा वर्तमान में अध्यक्ष पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष जो है ये कौन है गाइस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान में अध्यक्ष है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन है, तो ये है विजया राहत कारस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो है नाम क्या है इस वर्तमान में जो अध्यक्ष है, ये आपके करंट का क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको नोट कर लेना अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है विजया राहत करस जो है guys, याद रखिएगा ये जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा विजया राहत कारस जो है guys, याद रखिएगा नौवीं अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की नौवीं अध्यक्ष जो है guys, याद रखिएगा नौवीं अध्यक्ष जो है ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नौवीं अध्यक्ष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नौवीं अध्यक्ष जो है याद रखिएगा ये नियुक्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नौवीं अध्यक्ष जो है नौवीं अध्यक्ष नियुक्त हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नौवीं अध्यक्ष जो है ये नियुक्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। नियुक्त हुई, और ये कब नियुक्त हुई है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नौवीं अध्यक्ष जो नियुक्त हुई है ये हुई है गाइस, याद रखिएगा 2024 में ये नियुक्त हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है गाइस इनसे पहले जो है ये कौन थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है। इनसे जो पहले जो थी वो कौन थी गाइस, तो याद रखिएगा अगर हम बात करें आठवीं अध्यक्ष कौन थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है गाइस याद रखिएगा आठवीं अध्यक्ष जो है जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है वो कौन थी गाइस, तो प्रश्न पूछ सकता है कि किनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, तो जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की नौवीं अध्यक्ष विजय राहत करस बनी है, तो याद रखिएगा उनका नाम क्या था, तो याद रखिएगा जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है उनका नाम है रेखा शर्मा। ठीक है, इनका जो है 2024 में जो है इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, और इनके बाद जो है किनकी जगह बनी है विजय राहत करस की। ठीक है, तो याद रखिएगा रेखा शर्मा का जो है इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। ये आठवीं अध्यक्ष थी लोकसभा की, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सुलोचना चौहान नृत्यांगना किस लोक नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो गाइस सुलोचना चौहान जो है पिक्चर में जो आप देख रहे हैं इन्हीं का नाम है सुलोचना चौहान। तो ये आपको बताना है कि ये किस लोक नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपके ऑप्शन है लावनी, ऑप्शन बी नौटंकी, ऑप्शन सी पांडवानी, या ऑप्शन डी यक्षगान। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लावनी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। याद रखिएगा लावनी जो है ये आपका कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ की लोक नृत्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लावनी जो है ये आपके महाराष्ट्र की लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लावनी जो है ये आपके महाराष्ट्र की लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सुलोचना चौहान को जो है guys याद रखिएगा लावनी क्यून के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि लावनी क्यून के जो है ये किसे जाना जाता है लावनी क्वीन से, तो याद रखिएगा लावनी क्वीन से जो है guys याद रखिएगा ये जो है लावनी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। ये किन्हें जाना जाता है, सुलोचना चौहान को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद बात करते हैं सुलोचना चौहान को जो है इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा जो है गाइस, याद रखिएगा कि पद्म श्री से जो है ये इन्हें सम्मानित कब किया गया गाइस। सुलोचना चौहान को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया 2022 में, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें कब सम्मानित किया गया? 2022 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें नौटंकी से, तो गाइस याद रखिएगा नौटंकी से कौन संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नौटंकी से जो संबंधित है ये है आपके रामदयाल शर्मा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रामदयाल शर्मा जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रामदयाल शर्मा जो है ये नौटंकी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। रामदयाल शर्मा जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रामदयाल शर्मा जो है ये नौटंकी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें रामदयाल शर्मा जो है गाइस याद रखिएगा, इन्हें जो है पद्म श्री कब मिला गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रामदयाल शर्मा को जो है गाइस अगर पूछा जाए कि पद्म श्री कब मिला, तो इन्हें भी पद्म श्री जो है 2022 में मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें पद्म श्री कब मिलेगा इस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रामदयाल शर्मा को जो है पद्म श्री मिलेगा इस, ये आपको ध्यान रखना है। कब मिला है, तो 2022 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब मिलेगा इस, ये आपको ध्यान रखना है। 2022 में जो है इन्हें पद्म श्री मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें नौटंकी जो है ये आपके कहाँ का आएगा इस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नौटंकी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। नौटंकी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस पटवानी। पंडवानी से कौन संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीजन बाई, तीजन बाई का संबंध जो है ये किससे है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीजन बाई का संबंध जो है ये पांडवानी से है, ये आपको ध्यान रखना है। और गाइस याद रखिएगा पांडवानी जो है ये किस राज्य का नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पांडवानी जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है छत्तीसगढ़, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है किससे संबंधित, किस राज्य से संबंधित है पांडवानी, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें यक्षगान, यक्षगान जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यक्षगान जो है ये आपके कर्नाटक का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यक्षगान जो है ये आपके कहाँ का है, कर्नाटक का है। उसके बाद गाइस एक प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है, जो कि इन्हें जो है 2024 में पद्मश्री मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक प्रश्न आपको याद रखना है, जैसे याद रखिएगा नेपाल चंद्र सूत्रधार, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस नेपाल चंद्र सूत्रधार को जो है गाइस याद रखिएगा, ये किस नृत्य से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल चंद्र सूत्रधार जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये किस नृत्य से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल चंद्र सूत्रधार जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है छौ से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस शास्त्रीय नृत्य से, किस लोक नृत्य से संबंधित है, छौ से। और इन्हें जो है गाइस याद रखिएगा, नेपाल चंद्र सूत्रधार को जो है गाइस याद रखिएगा। इन्हें जो है गाइस अगर हम बात करते हैं कि इन्हें जो है पद्म श्री कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें पद्म श्री 2024 में मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें पद्म श्री कब मिला गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, 2024 में मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से हॉकी खेल के मैदान की आकार क्या है, तो आपको बताना हॉकी खेल की जो मैदान की जो आकार होती है वो क्या होती है गाइस, तो आपके ऑप्शन ए त्रिभुजाकार होती है, ऑप्शन बी गोलाकार होती है, ऑप्शन सी आयताकार होती है, या ऑप्शन डी अंडाकार होती है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हॉकी खेल का मैदान जो है ये किस आकार की होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, आयताकार होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें हॉकी मैदान की जगह जो देखिएगा, हॉकी मैदान की जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हॉकी मैदान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करेंगे गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हॉकी मैदान की जो है ये लंबाई कितनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी मैदान की जो लंबाई है ये 91.4 मीटर जो है इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 91.4 मीटर जो है गाइस, याद रखिएगा 91.4 मीटर जो है इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि जो है इसकी जो है गाइस मैदान की जो है चौड़ाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि इस मैदान की जो है ये चौड़ाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 55 मीटर जो है इसकी चौड़ाई होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैदान की चौड़ाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 55 मीटर जो है इसकी चौड़ाई होती है। ये हो गया मैदान के बारे में।
और अगर हम बात करते हैं इसके हॉकी खेल में जो होता है गैस, यहाँ पे अगर हम बात करें कि हॉकी खेल में जो है खिलाड़ियों की संख्या जो है ये कितनी होती है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी खेल में जो है ये खिलाड़ियों की संख्या जो है ये कितनी होती है गैस, तो यानी कि एक टीम में जो है ये खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ये पूछ रहे हैं गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है जो कि होती है गैस, ये आपको ध्यान रखना है 11 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस हॉकी गेंद की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि हॉकी गेंद जो है ये किस कलर का होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी गेंद जो होता है ये सफेद रंग का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि हॉकी गेंद जो है ये सफेद रंग की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस रंग की होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी गेंद जो है ये सफेद रंग की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट ये याद करें गाइस, तो याद रखिएगा गेंद का जो है आपसे पूछा जाता है कि इस गेंद का जो है ये वजन कितना होता है, तो याद रखिएगा अगर हम बात करें कि गेंद का वजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि गेंद का जो है ये वजन कितना होता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गेंद का जो वजन होता है वो होता है 163 ग्राम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कितना होता है, 163 ग्राम जो है गाइस, याद रखिएगा ये जो है गेंद का वजन होता है 163 ग्राम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा हॉकी गेंद का जो वजन होता है वो 163 ग्राम से कभी भी अधिक नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है guys, हम यहाँ पे बात करते हैं हॉकी स्टिक की, ठीक है, ये अब हम बात करेंगे हॉकी स्टिक के बारे में बात करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है हॉकी स्टिक की जो है लंबाई कितनी होती है ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं guys कि हॉकी स्टिक की, ये आपको ध्यान रखना है हॉकी स्टिक की जो है guys, याद रखिएगा हॉकी स्टिक की लंबाई जो है ये कितनी होती है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है हॉकी स्टिक की लंबाई जो होती है ये आपको ध्यान रखना है, ये कितनी होती है ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हॉकी स्टिक की जो लंबाई होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कितनी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है 100 जो है गाइस, रखिएगा 105 सेंटीमीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना है कितनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 105 सेंटीमीटर जो है गाइस, याद रखिएगा हॉकी स्टिक की लंबाई होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि स्टिक की जो है ये जो स्टिक होता है ये किसका बना होता है, तो लकड़ी का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बात करें कि ये जो है हॉकी स्टिक का जो है, अगर याद रखिएगा हॉकी स्टिक का जो है याद रखिएगा, अगर वजन पूछे कि हॉकी स्टिक का जो है ये वजन कितना होता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लंबाई तो 105 सेंटीमीटर होती है, लेकिन अगर आपसे वजन पूछ ले तो याद रखिएगा हॉकी स्टिक का वजन होता है 736 ग्राम जो है गैस, याद रखिएगा इसका वजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है, 736 ग्राम, 736। अब बात करते हैं गाइस हॉकी के गोल की, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे हॉकी के गोल की, ठीक है, कि हॉकी के गोल की जो होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी के गोल के बारे में बात करेंगे गाइस, तो हॉकी के गोल की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हॉकी के गोल की अगर हम बात करें कि हॉकी के गोल की जगह से देखिएगा इसकी जो है लंबाई कितनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हॉकी के गोल के बारे में हम बात करें, तो हम इसकी जो है सबसे पहले लंबाई के बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा हॉकी के गोल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो लंबाई है, सॉरी, यहाँ पे जो है आपको लंबाई नहीं लिखना है गाइस, यहाँ पे जो है आपको ऊंचाई लिखना है, ठीक है। हॉकी के गोल की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे जो है लंबाई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, तो याद रखिएगा हॉकी के गोल की जो है ऊंचाई के बारे में बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा हॉकी के गोल की जो है ये ऊंचाई कितनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी के गोल की जो ऊंचाई होती है वो 2.13 मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना होता है, 2.13 मीटर जो है हॉकी के गोल की ऊंचाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है, 2.13 मीटर। उसके बाद अगर ऊंचाई पूछा जाता है, उसके बाद आपको याद रखना है इसकी चौड़ाई पूछी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। हॉकी के गोल की जो है गैस, अगर हम बात करें कि इसकी जो है चौड़ाई कितनी है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी के गोल की चौड़ाई कितनी है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी के गोल की जो चौड़ाई है वो है आपका जो है 3.66 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है, ये आपको ध्यान रखना है कितना है, 3.66 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हॉकी के गोल के बारे में हो गया, ये आपका ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सबसे मजबूत धातु निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैलियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी क्रोमियम या ऑप्शन डी ओस्मियम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे मजबूत धातु जो है ये टंगस्टन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम टंगस्टन की बात करें गाइस, तो हम बात करेंगे कि इसका जो है टंगस्टन का परमाणु क्रमांक जो है ये कितना होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है परमाणु क्रमांक
पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टंगस्टन का जो है ये परमाणु क्रमांक होता है 74। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कितना होता है गाइस, तो 74 जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो है इसका जो है परमाणु प्रतीक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है टंगस्टन का जो है परमाणु प्रतीक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इसका परमाणु प्रतीक W होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, टंगस्टन से कि जो है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है ये किससे बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है ये पूछा जाता है गाइस, याद रखिएगा विद्युत बल्ब बल्ब का फिलामेंट जो है ये किससे बना होता है, तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है ये टंगस्टन से बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है ये किससे बना होता है, तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ये किससे बना होता है गाइस, याद रखिएगा टंगस्टन से बना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस सबसे भारी धातु जो है ये कौन सी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे भारी धातु जो है ये ओस्मियम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे भारी धातु जो है ये कौन सी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे भारी धातु होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे भारी धातु जो है ये कौन सी होती है, ओस्मियम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गैल्मियम, गैल्मियम से आपको क्या याद रखना है गाइस, तो याद रखिएगा कमरे के ताप में द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कमरे के ताप पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर जो है गाइस देखिएगा द्रव अवस्था में पाई जाती है ये धातु, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कमरे के ताप पर जो है गाइस देखिएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो है गाइस देखिएगा द्रव अवस्था में जो है ये पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गैल्मियम धातु जो है एक कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस क्रोमियम, क्रोमियम से आपको क्या याद रखना है, ये जो है सबसे कठोर धातु कौन सी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे कठोर धातु जो है ये क्रोमियम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कठोर धातु जो है ये कौन सी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे कठोर धातु जो है ये क्रोमियम होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आपके ऑप्शन है नीलगिरी, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सतपुड़ा या ऑप्शन डी विंध्य। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करने वाली जो पर्वत श्रेणी है ये आपको ध्यान रखना है विंध्य है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विंध्य जो है ये कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि विंध्यन पर्वत जो है ये कितने राज्यों में फैला हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विंध्यन पर्वत की अगर हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। विंध्यन पर्वत की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है विंध्यन पर्वत जो है ये कितने राज्यों में फैला हुआ है गाइस, तो सबसे पहले राज्य के नाम याद रखिएगा। ये जो है आपका जो है टोटल जो है 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो है कौन कौन राज्यों में फैला हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो है विंध्यन पर्वत जो है ये मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है बिहार में फैला हुआ है। मैं क्रम वाइज नहीं बता रही हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है बिहार में फैला हुआ है। उसके बाद आपको याद रखना है ये जो है आपके जो है उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है विंध्यन पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है बिहार में फैला हुआ है। उसके बाद आपको याद रखना है ये जो है उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है विंध्यन पर्वत। उसके बाद आपको याद रखना गाइस ये जो है आपका झारखंड में फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका कहाँ फैला हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके झारखंड में फैला हुआ है। उसके अलावा जो है गाइस आपको याद रखना है सबसे लास्टली जो है ये कहाँ फैला हुआ है, गुजरात में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल जो है यहाँ पे याद रखिएगा ये कितने राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जो है ये जो है गुजरात राज्यों में जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है इतने राज्यों में जो है गाइस याद रखिएगा फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा जो विंध्यन पर्वत है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा विंध्यन पर्वत जो है ये नर्मदा और महानदी के बीच स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा सतपुड़ा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये आप याद रखिएगा ये जो है विंध्यन की बात करें तो याद रखिएगा ये जो है नर्मदा और किसके बीच है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है नर्मदा और जो है guys याद रखिएगा ये जो है विंध्यन पर्वत जो है guys याद रखिएगा ये नर्मदा और जो है महानदी के बीच स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नर्मदा और महानदी के बीच में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और सतपुड़ा जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है, और विंध्यन पर्वत जो है नर्मदा और महानदी के बीच स्थित है। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, किसी भी हाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नर्मदा और महानदी के बीच स्थित है कौन सी पर्वत, तो याद रखिएगा ये है आपका विंध्यन पर्वत स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं guys,
कौन कौन सी नदी है जो विंध्यन पर्वत से जो है इसका उद्गम होता है गाइस, तो याद रखिएगा विंध्यन पर्वत से जो है ये जो है याद रखिएगा नदियों का उत्पन्न। तो अगर हम याद करते हैं कि कौन कौन सी नदियां जो है गाइस, याद रखिएगा नदियां जो है ये जो है विंध्यन पर्वत से बहती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें तो याद रखिएगा केन नदी जो है गाइस, याद रखिएगा ये विंध्यन पर्वत से बहती है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है गाइस, याद रखिएगा बेतवा नदी हो गया, ये जो है विंध्यन पर्वत से बहती है, आपको ध्यान रखना है। केन नदी हो गया, बेतवा नदी हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो आपका जो है सोम हो गया, सोम जो है ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा सोम के बाद जो है गाइस याद रखिएगा तमसा हो गया, ये सब जो है गाइस याद रखिएगा ये विंध्यन पर्वत से बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से थॉमस कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए पोलो से, ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ऑप्शन सी हॉकी से, या ऑप्शन डी फुटबॉल से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये है आपके बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो है आपको एक पॉइंट याद रखना है, थॉमस कप से क्या याद रखना है कि जो है आपको याद रखना है कि जो है 1939 में जो है गाइस याद रखिएगा ये पॉइंट आप याद रखिएगा 1939 में जो है क्या हुआ था गाइस, याद रखिएगा। तो 1939 में जो है ये जो है जॉर्ज थॉमस द्वारा जो है कप प्रदान किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1939 में जो है गाइस याद रखिएगा जॉर्ज थॉमस द्वारा जो है गाइस याद रखिएगा जॉर्ज थॉमस द्वारा जो है 1939 में जॉर्ज थॉमस द्वारा, ठीक है, जो है जॉर्ज थॉमस द्वारा जो है कप प्रदान किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब जो है गाइस याद रखिएगा प्रदान किया गया था 1939 में प्रदान किया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, थॉमस कप जो है याद रखिएगा आपको याद रखना है। थॉमस कप से आपको क्या याद रखना है कि थॉमस कप जो है याद रखिएगा ये जो है विश्व पुरुष टीम चैंपियन जो है ये आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा ये जो थॉमस कप जो है कैसे ये सिंपली आप याद रखिएगा थॉमस कप जो है ये आपका एक पुरुष चैंपियन कप है, ये आपको ध्यान रखना। और जो है ये आपको ध्यान रखना उबेर कप, ठीक है, उबेर कप भी जो है ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। उबेर कप भी जो है ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है, लेकिन जो है देखिएगा पर थॉमस कप ये पुरुष से संबंधित है, उबेर कप जो है ये महिला विश्व चैंपियन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये महिला से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गैस की पोलो, पोलो से जो है कौन सा कप संबंधित है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राधा मोहन कप जो है गैस ये आपको ध्यान रखना है। राधा मोहन कप जो है ये किस खेल से संबंधित है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राधा मोहन कप जो है ये पोलो से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें हॉकी से, हॉकी से जो है ये कौन सा कप संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा बेटन कप। बेटन कप जो है गाइस याद रखिएगा बेटन कप हो गया या अजलान सा कप हो गया, ये जो है हॉकी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें फुटबॉल से संबंधित कौन सा कप है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फुटबॉल से जो है कोपा कप जो है ये किस खेल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोपा कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग से स्रावित होता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है मस्तिष्क से, ऑप्शन बी यकृत से, ऑप्शन सी हृदय से, या ऑप्शन डी अग्नाशय से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंसुलिन जो है गाइस याद रखिएगा ये मानव शरीर के अग्नाशय से स्रावित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं गाइस कि जो है इंसुलिन का जो है ये काम क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन का जो काम होता है ये ग्लूकोज, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो है ये कौन बदलता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लूकोज को जो है गैस याद रखिएगा ग्लूकोज को जो है ये किसमें बदलता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम जो है ये कौन करता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम जो है गैस ये देखिएगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम जो है ये कौन करता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है बदलने का काम जो है गाइस याद रखिएगा ये कौन करता है, तो बदलने का काम जो है बदलने का काम जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है कौन करता है, तो ये करता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कौन करता है, ये है इंसुलिन।
अब बात करते हैं इसकी इंसुलिन की जो है guys याद रखिएगा, इसकी जो है खोज किसने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। इंसुलिन की जो है ये खोज किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन की खोज जो है ये आपको याद रखना है, बैटिंग और बेस्ट ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन की खोज जो है ये बैटिंग और बेस्टा ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। बैटिंग, ठीक है, बैटिंग और बेस्टा ने जो है इंसुलिन की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इंसुलिन की खोज जो है बैटिंग और बेस्टा ने जो है ये कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है guys याद रखिएगा 1900 जो है guys याद रखिएगा 1921 में जो है इसकी खोज की थी बैटिंग और बेस्टा ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन बी पालने की पहाड़ियां, ऑप्शन सी अन्नामलाई पहाड़ियां या ऑप्शन डी नंदी की पहाड़ियां। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का जो मिलन स्थल है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका नीलगिरी की पहाड़ियां, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि नीलगिरी की जो है गाइस याद रखिएगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस, तो ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है गाइस याद रखिएगा कौन है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है गाइस याद रखिएगा ये है आपकी डोडा बेट्टा जो है गाइस याद रखिएगा। डोडा बेट्टा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डोडा बेट्टा, ठीक है, डोडा बेट्टा जो है गाइस याद रखिएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि डोडा बेट्टा की जो है गाइस याद रखिएगा ऊंचाई कितनी है गाइस, तो अगर हम बात करते हैं कि डोडा बेट्टा की जो है गाइस यहाँ पे याद रखिएगा डोडा बेट्टा की ऊंचाई की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो डोडा बेट्टा की जो ऊंचाई है ये कितनी है, 2637 मीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डोडा बेट्टा की ऊंचाई जो है ये कितनी है, 2637 मीटर जो है गाइस याद रखिएगा डोडा बेट्टा की ऊंचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेल्यूलोज की, ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड की, ऑप्शन सी काइटिन की, ऑप्शन डी एमिनो अम्ल की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। काइटिन की जो है कवकों में कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सेल्यूलोज में जो है ये आपको ध्यान रखना है। पादपों में जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा पादपों में, ठीक है, पादपों में कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, ठीक है। पादपों में जो है याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो है ये किसकी बनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पादपों में जो है कोशिका भित्ति जो है गाइस याद रखिएगा पादपों में जो है कोशिका भित्ति जो है ये किसकी बनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सेल्यूलोज की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की, अगर हम बात करें डीएनए का बहुलक जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है डीएनए, ठीक है। डीएनए का बहुलक जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए का बहुलक जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एमिनो अम्ल की, तो ये रखिएगा प्रोटीन का बहुलक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन का बहुलक जो है गाइस ये देखिएगा प्रोटीन का बहुलक जो है ये कौन है, एमिनो अम्ल जो है ये प्रोटीन का बहुलक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोटीन का बहुलक जो है ये एमिनो अम्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए हमसे कह रहा है कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऑप्शन सी कह रहा है आपसे कि पूर्व काल में लोहे का उल्लेख जो है नहीं हुआ, यानी कि पूर्व ऋग्वैदिक काल में जो है ये लोहे का उल्लेख नहीं है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी विकल्प सही है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी जो है सही है। तो कैसे सही है ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि जो है अफगानिस्तान की 4 नदियों का जो है ये उल्लेख किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये करेक्ट है। अगर हम बात करें इसमें जो है 4 नदियों में कौन कौन सी 4 नदी का उल्लेख किया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा। पहला आपको याद रखना है कुबा नदी का उल्लेख किया गया है, और जो ये अफगानिस्तान की नदी है। दूसरा आपको याद रखना है क्रोमो को किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है क्रोमो को किया गया है, जो कि ये भी अफगानिस्तान की है। और याद रखिएगा ऋग्वेद में जो है तीसरा जो है ये कौन है, गोमती, ये भी अफगानिस्तान की है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है वो कौन सी है, गोमती है। और चौथा जो है वो कौन सी नदी है, चौथा जो है सुवास्तु है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है सुवास्तु है। तो ये 4 नदियों का उल्लेख जो है ये ऋग्वैदिक काल में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, सुवास्तु, ठीक है।
ये 4 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूर्व काल में जो है ये लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, ये उत्तर वैदिक काल में जो है, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर काल में जो है लोहे का उपयोग मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर काल अगर आपसे पूछेगा इस, तो याद रखिएगा उत्तर काल में जो है गाइस, याद रखिएगा उत्तर काल में लोहे का जो है उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर काल में जो है देखिएगा लोहे का उल्लेख मिलता है, लेकिन पूर्व वैदिक काल में जो है लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे का उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है देखिएगा अगला बोला गया है कि इसमें से सभी कथन सही है, तो ये जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है टेक्सोनॉमी, ऑप्शन बी टॉक्सिकोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी या ऑप्शन डी ओरेनोलॉजी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओनेरोलॉजी जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है सपनों का अध्ययन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी याद रखिएगा, जो जैव विविधता का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता का अध्ययन जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है जैव विविधता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता का अध्ययन जो है ये टेक्सोनॉमी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपका जो है अध्ययन जो है ये टेक्सोनॉमी कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें टॉक्सिकोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विष का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विष का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विष का अध्ययन जो है ये टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें माइकोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कवकों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कवकों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा कवकों का अध्ययन जो है ये माइकोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कवकों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, माइकोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आपके ऑप्शन है 1556 में, ऑप्शन बी 712 में, ऑप्शन सी 1540 में या ऑप्शन डी 1526 में। सो गाइस कन्नौज का युद्ध जो है ये 1540 में लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कन्नौज का युद्ध या जिसे जो है बेलग्राम का युद्ध भी इसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है कन्नौज का युद्ध कह लीजिए या फिर आपको ध्यान रखना है इसे जो है बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कन्नौज का युद्ध या फिर बेलग्राम का युद्ध इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कन्नौज का युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कन्नौज का युद्ध जो है ये शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी और किसके बीच हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी वर्सेस कौन था गाइस, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी और जो है हुमायूं के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इस कन्नौज के युद्ध में जो है जीत किसकी हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा जीत जो है शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें 1556 में जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है किसका युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा 1556 में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये 1556 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये युद्ध जो हुआ था गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये अकबर के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था, अकबर के बीच हुआ था। अकबर और किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा अकबर वर्सेस जो है हेमू के बीच में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर दूं, कट कर देती हूँ, कहीं दिक्कत ना हो जाए आप लोगों को। तो याद रखिएगा ये जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था, अकबर वर्सेस जो है हेमू के बीच में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें जीत जो है ये किसकी हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है जीत हुई थी अकबर की जीत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 712 में जो है ये कौन सा युद्ध हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा 712 में जो है सिंध का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिंध का युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंध का युद्ध जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है।
सिंध का युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंध का युद्ध जो है 712 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। और ये जो है किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा ये युद्ध जो हुआ था ये मोहम्मद कासिम के बीच हुआ था। ये आपको ध्यान रखना, सिंध का युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था? मोहम्मद मोहम्मद कासिम के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद कासिम। और याद रखिएगा मोहम्मद कासिम और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद कासिम वर्सेस दहीर सिंह के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोहम्मद कासिम और जो है दहीर सिंह के बीच में जो है सिंध का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि जो है इसमें जो है जीत किसकी हुई थी गैस, तो याद रखिएगा इसमें जो जीत हुई थी मोहम्मद कासिम की जो है गैस, याद रखिएगा जीत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है 1526 में जो गैस आप सभी को पता होगा पानीपत का पहली लड़ाई जो है ये कहाँ हुई थी गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है, पानीपत की पहली लड़ाई। क्या देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी गैस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है 1526 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पानीपत की जो है पहली लड़ाई हुई थी ये जो है 1526 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि जो है ये गैस देखिएगा ये जो है ये किसके बीच हुई थी गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो हुआ था बाबर के बीच हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच जो है ये युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें बाबर जीत हुई थी और मुगल वंश की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज आपका एसएससी जीडी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट यहीं समाप्त होता है। यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है या आपको ऐसा लगता है कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा तो प्लीज गाइज प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है दिल से कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।